मेरी शादी एक बहुत कम उम्र की सुंदर लड़की से हुई थी। उसका नाम प्रिया था। वो उस समय सिर्फ 18 साल की थी और मैं 25 का। मैं उसे बहुत प्यार करता था और शादी के पहले 2 महीने हमारे लिए स्वर्ग जैसे थे। लेकिन नौकरी की मजबूरी ने मुझे दुबई बुला लिया। जब मैं सामान बांध रहा था तो प्रिया मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी। बोली, आर्यन, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैंने बार बार पूछा कि डर किस बात का है, पर वो हर बार घबरा कर चुप हो जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे जाना ही था। आखिरकार मैं उसे बहुत समझा बुझा कर दुबई चला आया। पर वहां पहुंचते ही मेरी पत्नी प्रिया ने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया। पहले तो मैं समझता रहा कि वो नाराज़ है, मगर 5 महीने बाद जब उसने एक भी फ़ोन नहीं उठाया तो मेरा धैर्य टूट गया। मैंने छुट्टी ली और गुस्से में इंडिया लौट आया। सोचा था कि अब जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। जब मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर भारी सा ताला लटक रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। पड़ोसियों से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ गई? मैंने झटके से ताला खोला और दौड़ता हुआ अंदर गया, मगर घर खाली था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा ही था कि अचानक दिल में जोर की बेचैनी हुई। लगा जैसे मैं यहाँ कुछ बहुत कीमती छोड़कर भाग रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में लौट चुके थे। वो पहले मुझसे मिलने आए थे, पर जब मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो वो सब चुपके से खिसक गए। एक बुजुर्ग ने दूर से कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के सिर्फ 2 महीने बाद ही यहाँ ताला लग गया था। उसके बाद हमने कभी किसी को इस घर में आते जाते नहीं देखा। पता नहीं आपकी पत्नी प्रिया कहाँ चली गई। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, प्रिया के साथ आखिर हुआ क्या होगा। मैं माँ के पास गया। माँ ने भी आंसू पोंछते हुए बताया, बेटा, तुम्हारे जाते ही मैंने प्रिया से कहा था कि मेरे पास आकर रहो, अकेली क्या करोगी? पर वो जिद पर अड़ गई। बोली, नहीं माँ जी, मैं यहीं रहूँगी। मैंने बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। एक हफ्ते बाद जब मैं फिर देखने गई तो घर पर ताला लगा था। लोगों से पूछा तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। माँ मुझे ढांढस बंधा रही थी, चिंता मत कर, मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो समझो उसने खुद छोड़ दिया। उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। मैंने नींद की गोलियां ली और किसी तरह सोने की कोशिश की। काफ़ी देर बाद नींद आई। नींद में मुझे एक भयानक सपना आया। प्रिया मेरे सामने खड़ी थी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीख रही थी, आर्यन, तुमने मुझे इन हैवानों के हवाले छोड़ दिया। ये मुझे जानवरों जैसा रखते हैं। आर्यन, मुझे बचा लो, भगवान के लिए बचा लो। मैं उसे गले लगाने दौड़ा, पर तभी नींद खुल गई। मैं चीखते हुए उठा, प्रिया! मगर कमरे में सिर्फ अंधेरा था। मैंने पानी पिया, मोबाइल उठाया और रात के 2 बजे घर से निकल पड़ा। पता नहीं था कहाँ जाना है। पैर खुद ब खुद मुझे पुराने घर की ओर ले गए। ताला अब जंग से ढकने लगा था। मेरे पास दूसरी चाबी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा घर सूना पड़ा था। सारे कमरे बंद थे। एक एक करके खोलता गया तो सब कुछ वैसा ही बिखरा पड़ा था, जैसे कोई पल भर को बाहर गया हो और कभी लौटा ही ना हो। प्रिया के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा हुआ था। रसोई में चूल्हे पर सब्जी सड़ रही थी। बर्तनों में चाय के अवशेष, पानी का गिलास आधा भरा पड़ा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभी 5 मिनट पहले कोई यहाँ था। मैंने वहीं खड़ा होकर प्रिया की माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। बोली, हमने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी आर्यन, मगर तुमने तो उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। मैंने जल्दी से कहा, माँ जी, मैं कुछ बताने ही वाला था, पर उन्होंने बात काट दी और बोली, 2 महीने पहले उसने अजनबी की तरफ फ़ोन किया था। बोली थी कि वो दुबई जा रही है अपने पति के पास। फिर बोली, माँ, मेरा पति बहुत गुस्सैल है, पता नहीं अब संपर्क हो पाएगा या नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ, और फ़ोन काट दिया। आज तुम फ़ोन कर रहे हो, मैं तो मुसीबत में पड़ गई। मैं अवाक रह गया। मैंने प्रिया को दुबई कभी बुलाया ही नहीं था। न मैंने उसे मायके वालों से बात करने से रोका था। उल्टा शादी के पहले दिनों में मैं ही उसे फ़ोन पकड़ाकर मायके बात करवाता था। फिर वो झूठ क्यों बोल रही थी? वो अपने मायके में भी नहीं थी तो कहाँ गायब हो गई? मैंने फ़ोन काटा और कुछ रिश्तेदारों, अजनबियों को फ़ोन किए, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। मैं चारपाई पर सिर पकड़कर बैठ गया। काफ़ी देर बाद उठा। वहाँ और रहने से कुछ हासिल नहीं था।
मगर एक अजीब सा एहसास था जैसे प्रिया अभी भी यहीं कहीं है। मैंने पूरा घर छान डाला था पर वो कहीं नहीं थी। फिर भी उसकी खुशबू और उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे वहाँ से हिलने नहीं दे रहा था। काफ़ी देर और रुकने के बाद मैं चुपचाप बाहर निकला। अब मेरे कदम थाने की ओर बढ़ चले। वहाँ मैंने प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली मगर कोई उम्मीद नहीं जगाई। बोले बहुत देर हो चुकी है, जिसने उठाया होगा ले जा चुका होगा, आपको 24 घंटे के अंदर आना चाहिए था। अब हम कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं दे सकते। मैं थाने से भी निराश लौटा। बाहर एक जगह भारी भीड़ जमा थी। लोग किसी नए आए बाबा की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, मैंने साध्वी माँ को लंगर चढ़ाया, सारी मुसीबतें एक झटके में दूर। मैंने सिर झटका और वहाँ से निकल लिया। हर तरफ से निराश हो चुका था। बस भगवान से रो रो कर यही प्रार्थना करता रहा कि प्रिया जहाँ भी हो सही सलामत हो। मुझे पूरा विश्वास था कि उसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी माँ ने अपनी पसंद से तय की थी। मुझे अपनी पत्नी प्रिया से कोई आपत्ति नहीं थी। वो उस समय मात्र 18 साल की थी और मैं 25 का। शादी होते ही मेरी दुबई में नौकरी पक्की हो गई। ये खबर सुनकर माँ बहुत खुश हुई, लेकिन प्रिया आंसुओं में डूब गई। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की तो वो धीमी आवाज़ में बोली, आर्यन, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने उसे ढेर सारा दिलासा दिया। जाने का दिन जैसे जैसे पास आता गया मैं पैकिंग में डूबा रहा। उन दिनों मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रिया दिन रात उदास और खोई खोई सी रहने लगी थी। एक शाम वो अचानक बोली, आर्यन, क्या तुम वहाँ से भी मेरा हालचाल लेते रहोगे? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने सीने पर हाथ रख कर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिल में बस एक डर सा बैठा है कि तुम्हारे जाते ही मेरे साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उसकी बात उस समय मेरी समझ में नहीं आई। वो कांपती आवाज़ में बोली, बचपन से मुझे सच्चे सपने आते हैं। ये बात उसने पहले भी कही थी पर मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उसने दोबारा याद दिलाया तो मैंने पूछा, कुछ देखा है सपने में? वो उलझन में बोली, यही तो परेशानी है, सपने में जो संकेत मिलता है उसका मतलब मैं तभी समझ पाती हूँ जब वो घटना सचमुच घट जाती है। बस अभी एक सपना आया है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आते हुए किसी गहरे कुएं में गिर रही हूँ और तुम मुझे बचा भी नहीं पा रहे। फिर दृश्य बदल गया। मैं बेहोश पड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं उनकी हर बात सुन रही हूँ। हर कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो सोचते सोचते सब बता रही थी। मैं अपना सूटकेस बंद कर रहा था। अचानक उसके पास गया और बोला, ये कैसा सपना है, इसका क्या अर्थ निकलता है? उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे सचमुच नहीं पता कि ये सब क्यों दिख रहा है। बस एक गहरी आशंका दिल को जकड़े हुए है कि तुम चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये कहते हुए वो मेरे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस समय मैंने उसकी बातों को महत्व ही नहीं दिया क्योंकि विदेश जाने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ा हुआ था। मेरे पिता भी दुबई में ही काम करते थे। उनके देहांत के बाद मैंने उनकी जगह आवेदन किया था, इसलिए विदेश जाना मेरा बचपन का सपना बन चुका था। अब जब प्रिया ये सब कह रही थी तो उसे सांत्वना देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसकी खातिर मैं अपना सपना नहीं तोड़ सकता था। फिर उसने कहा, अगर सचमुच कुछ हो गया तो? मैंने प्यार से कहा, शादी को 2 महीने हो गए, क्या इन 2 महीने में कोई सच्चा सपना आया जो सच हुआ हो? उसने नामे सिर हिलाया, नहीं, बल्कि सपने आना ही बंद हो गए थे। मैंने सुकून की सांस लेते हुए कहा, तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? शायद तुम मानसिक रूप से थक गई हो, इसलिए मन ये सब कल्पना कर रहा है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अभी बताओ कि कल मुझे जाना है, क्या तुम मुझे इसी उदासी के साथ विदा करोगी? तुम्हें मजबूत बनना होगा। जब तक मैं वापस ना आऊँ हर मुश्किल का सामना अकेले करना पड़ेगा, समझी? उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। शादी के फौरन बाद माँ ने हमें अलग घर दे दिया था। बड़े भाई का भी अलग मकान था। माँ नहीं चाहती थी कि आगे चलकर कोई झगड़ा हो, इसलिए सबको अलग अलग कर दिया ताकि त्योहारों खुशियों में सब मिलजुल सकें। मेरे समझाने पर वो शांत हो गई। अगले दिन पूरा परिवार मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया। रास्ते भर मैं प्रिया को देखता रहा। वो अब भी बेचैन थी। रात में मैंने उसे काफ़ी तसल्ली दी थी, इसलिए उसके चेहरे पर ज़्यादा उदासी नहीं थी,
पर वो बार बार मुझे देखती और कुछ कहना चाहती, फिर चुप हो जाती। मैंने बड़ी कुशलता से उसकी सारी बेचैनी को अनदेखा कर दिया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ दुबई जाने पर था। मुझे लगा था कि वहाँ पहुँचकर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। काश उस दिन मैं रुक जाता, उसकी बातों को गंभीरता से लेता, उसके सपनों को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी प्रिया होती। वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 1 हफ्ता तो सब ठीक चला। उसके बाद धीरे धीरे प्रिया से बात कम होती गई। पहले 1 महीने तक तो कभी कभी बात हो जाती थी, फिर उसका फ़ोन बंद रहने लगा। व्हाट्सएप पर भी वो कभी ऑनलाइन नहीं आई। मेरी वापसी में अभी कई महीने बाकी थे, लेकिन जब प्रिया की खामोशी ने मुझे अंदर तक तोड़ना शुरू किया तो मैं ख़ुद को रोक नहीं पाया। जो सबसे जल्दी टिकट मिली उसी से इंडिया लौट आया। लौटते ही वही हुआ जिसका प्रिया को डर था। अब उसके सपनों के आधार पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, वो कुआं कहाँ से लाता और उन लोगों की भीड़ को कहाँ खोजता। जब 1 हफ्ता बीत गया और वो नहीं मिली तो माँ ने मुझे समझाया, कहीं चली गई होगी बेटा, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। पति बाहर गया नहीं कि नई दोस्तियां कर ली और भाग गईं। मैंने पूछा, माँ प्रिया ने आपसे कुछ कहा था, कोई इशारा, कोई बात जो बता सकें कि उसके मन में क्या चल रहा था। माँ गंभीर होकर बोली, बेटा तुम अपनी माँ से भी अपनी बातें नहीं करते, वो तो मेरी बहू थी, वो मुझे अपने दिल की बात क्यों बताने लगती। तुम भी अजीब सवाल करते हो। मैं चुप हो गया। ठीक 2 रात बाद मुझे फिर वही सपना आया, पर इस बार कुछ अलग था। एक अंधेरा बंद कमरा था। प्रिया के हाथ पर बंधे लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो सो रही हो, पर वो जाग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा वो मुझे पहचान कर फूट फूट कर रोने लगी और चीखी, तुम ही मेरे पापी हो, तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरा अपराधी है। मैंने मना किया था, तुम नहीं रुके, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली और मैं यहाँ रोज़ मरती रही। आर्यन, मुझे इस नरक से निकालो, भगवान का वास्ता है। वो देखो, वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे उनके सवालों से बचा लो, मुझे यातनाएं देते हैं। उसने हाथ से इशारा किया तो मैंने मुड़कर देखा। कमरे की ऊंची दीवार पर एक बड़ी खिड़की थी, उसमें अनगिनत लोग खड़े प्रिया को पुकार रहे थे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक सबने मिलकर खिड़की तोड़ दी और लोगों का सैलाब प्रिया की ओर लपका। वो चीखने चिल्लाने लगी। मैं उसे बचाने दौड़ा, पर उस सैलाब में वो कहीं गुम हो गई। उसी पल मेरी नींद टूट गई। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पाया कि मैं आज भी अपने ही बेडरूम में हूँ। ये कैसा सपना था? क्या सचमुच कोई इशारा मिल रहा है जिससे मैं प्रिया को ढूंढ सकूं, या फिर ये सब मेरे टूटे हुए दिमाग की पैदावार है? मैं उठकर बाहर आया तो माँ आंगन की कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थीं। मैं उनके पास गया, उनके घुटनों पर सिर रखकर लेट गया और बच्चों की तरह रोने लगा। जितना वो मुझे ढांढस बताती जा रही थी उतना ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। माँ, अपराधी तो मैं हूँ, प्रिया की गुमशुदगी का सारा दोष मेरे सिर है। वो बार बार मना कर रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़ो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। उस समय विदेश जाने का भूत सवार था। वो सुनहरा मौका मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। अब देखो ना, वहाँ जाकर अपनी पत्नी को ही खो बैठा। माँ मुझे चुप कराने में जी जान से लगी रहती थी। वो हर समय कोशिश करती कि किसी तरह मेरा ध्यान प्रिया से हटे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। एक दोपहर में पुराने घर में ऐसे ही उदास बैठा था कि माँ की पुरानी सहेली विनीता आंटी आ गईं। अरे आर्यन बेटा, कब लौटा दुबई से? मैं यहाँ ना आती तो पता भी ना चलता। मैं चुप रहा। प्रिया के गायब होने के बाद से मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। इतने में माँ भी आ गईं। विनीता आंटी ने माँ से कहा, अरे बहन, इसको भी साध्वी माँ के पास ले जाओ ना, देखो कितना घुल गया है बेचारा। तुम कैसी माँ हो, अभी तक नहीं ले गई? फिर मुझसे संबोधित होकर बोली, बेटा गए नहीं साध्वी जी के पास, उनकी लीला निराली है, जो भी मन की कामना लेकर जाता है वो सपने में ही हल बता देती हैं। गुमशुदा लोगों का तो ख़ास पता लगाती हैं। मुझे ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं। मैंने साफ कह दिया, विनीता आंटी, मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। वो हंस पड़ी। अच्छा नहीं मानते? चलो मुझे ही बता दो क्या परेशानी है, मैं प्रार्थना कर दूंगी। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कितनी प्रार्थनाएं की थीं। डॉक्टरों ने बच्चा होने से इनकार कर दिया था। आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। बोलो ना, क्या बात है? वो औरत बड़ी ज़िद्दी और चिपकू थी। मैंने सख्ती से कहा, मेरी पत्नी गायब है,
मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। आप अपना सुझाव अपने पास रखें। अगर माँ से मिलने आई हैं तो सिर्फ उनसे मिलें। मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ये कहकर मैं उठने लगा। पीछे से वो बोली, अरे भाई, बड़े गुस्सैल हो। बुरा मत मानना, पर तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ साध्वी माँ के पास है। वो गुमशुदा लोगों को ढूंढने में माहिर हैं। उनकी बातों से मेरा सिर फटने लगा। मैंने चाबी उठाई और पुराने घर की ओर बढ़ा दी। वहाँ पहुंचकर पहले आंगन में बैठा रहा, फिर मन नहीं लगा तो सफाई करने लगा। 2-3 घंटे में ऊपरी हिस्सा साफ कर दिया, पर मन भारी का भारी था। फिर बैठक का ताला खोलने गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे होश उड़ गए। जब भी मैं इस घर में आया था, सिर्फ रहने वाले कमरों को ही खोलता था, बैठक को कभी नहीं खोला था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भयानक भूल थी। मुझे तो सिर्फ दीवार पर दे मारना चाहिए था। पूरा घर खोलकर एक एक कोना देखना चाहिए था। बैठक में जो दृश्य था उससे साफ जाहिर था कि प्रिया को यहीं कैद करके रखा गया था। दीवार से मोटी लोहे की जंजीरें लगी थीं। उनके आगे 4 गोल निशान थे, 2 हाथों और 2 पैरों के लिए। वहाँ से बहुत तेज सड़न की बदबू आ रही थी। खाने के बर्तन और पानी का कूलर इधर उधर फेंके पड़े थे। सारा फर्नीचर एक तरफ खिसका कर दीवार से सटा दिया गया था। मैं दौड़कर बैठक के पीछे वाले दरवाजे की ओर गया, जो पिछली गली में खुलता था। यानी अपराधी मेरी पत्नी को मेरे ही घर में छिपा कर रखता था और बड़ी चालाकी से सबको धोखा दे रहा था कि घर महीनों से बंद पड़ा है, ताकि किसी को शक न हो। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसे घर में ही रखना था तो जंजीरों से क्यों बांधा। उसका मकसद क्या था। हालात बहुत भयावह थे। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। उन्होंने कमरे को सील कर दिया, जंजीरें हथकड़ियाँ उतार कर फॉरेंसिक भेज दी। एक दिन में रिपोर्ट आई कि वहाँ प्रिया ही थी और उसे कुछ दिन पहले ही कहीं और ले जाया गया था। पुलिस वाले ने पूछा, किसी पर शक है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। सच में किसी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, फिर से सोचिए, क्या प्रिया किसी से डरती थी? कभी कोई इशारा किया हो, कोई पुराना हादसा? मैंने कितना भी दिमाग लड़ाया, कोई नाम, कोई झगड़ा, कोई पुरानी बात याद नहीं आई। मेन गली के कुछ सीसीटीवी देखे गए, पर अपराधी कभी मेन गेट से नहीं आया। सिर्फ एक बार माँ पिछली गली से घर की ओर गई थी। पिछली गली में कोई कैमरा ही नहीं था। जब पुलिस ने कहा कि माँ से पूछताछ करनी पड़ेगी, तो मैं भड़क गया। मैंने साफ मना कर दिया। बोला, खबरदार जो मेरी माँ को छुआ, इसके अलावा कोई सुराग ही नहीं है। आखिरकार मैंने चुपचाप केस वापस ले लिया। पुलिस वाले गुस्सा हो गए। जब माँ को पता चला तो वो गुस्से में बोली, बेटा, तुमने गलत किया। वो अपना काम कर रहे थे, कम से कम जांच तो चलने देते, शायद कोई नया सुराग मिल जाता। मैंने कहा, माँ, मैं अपनी वजह से आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। भगवान सब ठीक करेगा। अगर ऊपर वाले ने हमें प्रिया को पता लिखा है तो बिना कुछ किए भी मिल जाएगी, और अगर नहीं लिखा तो हम लाख कोशिशें करें फिर भी नहीं मिलेगी। बस आप निश्चिंत रहें। ये सुनते ही माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। मैं अपने कमरे में आया और गीता खोलकर बैठ गया। बार बार ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रिया जहाँ भी हो सुरक्षित हो। मैंने उसे अकेला छोड़कर जो पाप किया है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैं अपनी इस भूल पर बार बार पछता रहा था। लगभग आधे घंटे तक यही प्रार्थना करता रहा। अचानक दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जैसे ही मैंने गीता बंद की, मोबाइल पर कंपनी का मैसेज आया। उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए तुरंत एजेंट चाहिए था, इसलिए मेरी छुट्टी कैंसिल करके मुझे फ़ौरन दुबई बुलाया जा रहा था। मैंने बिना एक पल गवाए रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और भेज दिया। इतने में माँ कुछ लेने कमरे में आई। मैंने उन्हें नौकरी छोड़ने की बात बताई तो वह भड़क उठी। आर्यन, इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी? सोचा भी नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, माँ, एक बार मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़ चुका हूँ, अब दूसरी बार ये गलती नहीं दोहराऊंगा। यहीं कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा, लेकिन प्रिया को ढूंढ कर ही दम लूँगा। जब कर्मों का हिसाब होगा। तो भगवान ने पूछा कि तेरे बाद मैंने उसकी जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी, तो मैं मुंह दिखाने लायक भी रहूँगा क्या? बस आप प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी मिल जाए और सही सलामत हो। माँ ने आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अगले 3-4 दिन मैं रोज़ सुबह पुराने घर जाता और हर कोना, हर चीज़ को बार बार देखता। वहाँ नशे की गोलियों, इंजेक्शन की खाली शीशियाँ और दवाओं के खाली पत्ते बिखरे पड़े थे। अब साफ दिख रहा था कि प्रिया को नशा देकर बेहोश रखा जाता था।
ताकि वो चीख भी ना सके, विरोध भी ना कर सके। मैं हर कागज़, हर कोने को उलट पुलट कर कोई निशानी, कोई छोटा सा क्लू ढूंढने की कोशिश करता। कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर मैं वहीं फर्श पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पता नहीं कब तक रोते रोते नींद आ गई। सपने में फिर प्रिया आई, बहुत कमज़ोर, पीली पड़ चुकी आंखों में डर। मुझे देखते ही धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हें पापी अब भी नहीं दिख रहा? वो तुम्हारे इतने पास है कि सांसों में बसता है, ज़मीन के अंदर छुपा है। मुझे बचा लो आर्यन, जितनी जल्दी हो सके बचा लो। ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी से प्रार्थना करवाओ जल्दी। ये कहते ही वो गायब हो गई। मेरी आँख अचानक खुली। मैं अभी भी फर्श पर पड़ा था, सिर ऊपर उठाकर छत देखने लगा। प्रिया चाहती थी कि मैं उसे ढूंढ निकालूं, यानी अपराधी को पता चल चुका है कि मैं तलाश कर रहा हूँ। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो वो सचमुच उसे मार डालेंगे। हे भगवान, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कोई राह बता दो। मैं यही प्रार्थना करता हुआ उठा, सारे कमरों में ताले लगाए और बाहर निकला। मोहल्ले के बाहर पहुंचा ही था कि प्रिया की पुरानी सहेली रितु दिख गई। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई। भैया, प्रिया कैसी है? सब ठीक है ना? मैंने उदास स्वर में पूछा। तुम मुझसे मिली नहीं? वो शर्माते हुए बोली, भैया, आपकी शादी के बाद मेरी भी शादी हो गई थी। मैं बेंगलोर चली गई, अभी 2 दिन पहले लौटी हूँ। प्रिया से मिलने ही आई थी, पर कुछ कामों में फंस गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, रितु, अब आने की ज़रूरत नहीं। वो हैरान हुई, क्यों भैया, सब ठीक तो है ना? प्रिया ठीक है, आंटी कैसी हैं? मैंने खुद को कसकर संभाला और कहा, प्रिया गायब है रितु, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। वो हक्की बक्की रह गई। मैंने वहीं खड़े खड़े उसे सारी बात संक्षेप में सुना दी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा, तुम उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, कोई मदद कर सकती हो? वो तुरंत बोली, जी भैया, आप कहें तो जान दे दूँ। बताइए क्या करना है? मुझे यकीन नहीं आता कि हमारी हंसमुख प्रिया यूं गायब हो सकती है। मैंने पूछा, शादी से पहले या बाद में कभी प्रिया ने कुछ बताया? कोई झगड़ा, कोई डर, कोई भी छोटी सी बात? वो सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, भैया, एक बात तो थी, पर आपको शायद अच्छी ना लगे। मुझे लगता है बताना ठीक नहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ऋतु, भगवान का वास्ता है, जो भी हो खुलकर बता दो। मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ, बस एक रास्ता दिखा दो। वो हिचकिचाई, फिर बोली, भैया माफ़ करना, लेकिन एक बार प्रिया ने बताया था कि आंटी का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। मैंने बीच में टोका, माँ का व्यवहार? माँ ने तो हमें शुरू से अलग कर रखा था। फिर वो उसे तंग क्यों करती? वो और धीमे स्वर में बोली, इसीलिए तो मैं बताना नहीं चाह रही थी। आप अपनी माँ के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रिया ने कहा था कि आंटी उसे बार बार कुरेदती थी, कहती थी, तुम्हें सच्चे सपने आते हैं ना, इसीलिए तुम्हें तुझे बहू बनाया है। हमारे घर परिवार के लिए कोई रास्ता दिखाओ। कभी अपना मसला, कभी किसी रिश्तेदार का नाम लेकर कहती, इसका हल बता दो। प्रिया मना करती तो आंटी कहती, तू जानबूझकर छुपाती है, तुझे सब दिखता है, भविष्य दिखता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भैया, मैं बचपन से प्रिया को जानती हूँ। उसे कभी कभार ही सच्चा सपना आता था। बस एक बार उसने आंटी के बारे में ये सब बताया था। वो आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी कि कहीं आपके और आंटी के बीच खटास ना आ जाए। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। आज तक ना माँ ने कभी जिक्र किया, ना प्रिया ने। मुझे याद आया कि मेरी बड़ी बहन ने एक बार हंसते हुए बताया था कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसकी एक सोने की रिंग कहीं गुम हो गई थी। अगले दिन जब वो प्रिया से फ़ोन पर बात कर रही थी तो प्रिया ने यूं ही कहा, दीदी, तुम्हारी रिंग तो अलमारी के पीछे गिर गई है। बहन ने बाद में मुझे चिढ़ाते हुए कहा था, तेरी होने वाली पत्नी तो जादूगरनी है, कुछ भी गुम हो जाए उसे पता चल जाता है। उस सब में मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब सारी कड़ियाँ एक एक करके जुड़ रही थीं। मैं पैदल ही घर की ओर जा रहा था कि वही जगह फिर सामने आई जहाँ लंबी लाइन लगी थी। तभी प्रिया का सपना याद आया, जिसमें वो बार बार कह रही थी, किसी से मेरे लिए प्रार्थना करवाओ। मुझे इन चीज़ों पर ज़रा भी विश्वास नहीं था, लेकिन प्रिया पर पूरा था। अगर वो चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ तो मैं बिना सोचे लाइन में लग गया। मन कह रहा था कि ये सब फालतू है, पर पैर हिल ही नहीं रहे थे। घंटे भर बाद मेरा नंबर आया। बाहर बैठे आदमी ने 1000 रुपये मांगे। मैंने चुपचाप पैसे निकाल कर दे दिए। अंदर का माहौल घुटन भरा था। एक मोटा आदमी कुर्सी पर बैठा था, साफ नकली बाबा लग रहा था। उसके सामने फर्श पर एक पुरानी चादर बिछी थी। उस पर एक लड़की दीवार से सटा कर बैठी थी।
आंखें बंद थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे और फटे हुए। उससे तेज़ नशे की गंध आ रही थी। बोलो बेटा, क्या परेशानी है? एक औरत ने ऊंची आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, मेरी पत्नी गायब है, उसे ढूंढना है। जो भी करना हो करो, बस मुझे प्रिया चाहिए। उस नकली बाबा ने उस लड़की की ओर इशारा किया और बोला, साध्वी माँ को भेंट दे, समस्या बता, वो सपने में बता देंगी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा। नशे में डूबी हुई थी, चेहरा ढका हुआ था। मैं पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक मेरे पैर जम गए, सांस रुक गई। मैं दोबारा पास गया, उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो कोई और नहीं, मेरी प्रिया थी। इतनी कमज़ोर, पीली पड़ चुकी आंखों में डर की पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैं चीख पड़ा और उसे झकझोरने लगा। प्रिया, प्रिया! सब लोग मुझे घूरने लगे। वो नकली बाबा मुझे पीछे धकेलने आया तो मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और मुक्के बरसाने लगा। वहाँ हंगामा मच गया, किसी ने पुलिस बुला ली। जब पुलिस आई तो मैंने रोते हुए बताया, ये मेरी पत्नी है। उसी थाने के इंस्पेक्टर थे जो प्रिया का केस देख रहे थे। वो बाबा बहुत चिल्लाया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रिया होश में नहीं थी। मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बस बड़बड़ा रही थी। पहले तो वह बाबा कुछ नहीं बोला, पर जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने जो नाम लिया, मेरी ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ का नाम। उसने कहा, ये लड़की इसी की माँ के इशारे पर सब कर रही है। शाम को माँ इसे ले जाती हैं, पता नहीं कहाँ रखती हैं, सुबह वापस लाती हैं। ये लड़की सच्चे सपने देखती है, दिन में लाखों कमा कर देते हैं हम। वो बोलता जा रहा था और मैं पत्थर बना खड़ा था। माँ ने पैसे और लालच में प्रिया से शादी करवाई थी। मेरे दुबई जाते ही नशा देकर उसे कैद कर लिया। घर में ताला लगाकर बैठक में जंजीरों से बांधा और अलग अलग लोगों के सामने सपने दिखवाकर धंधा चलाया। एक इंस्पेक्टर मेरे पास है और बोला, अब बोलो भाई, अब भी अपनी माँ को बचाओगे? अब सब साबित हो गया कि इसके पीछे वही थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। पुलिस माँ को ले गई। उन पर हत्या की कोशिश, कैद, नशा खिलाना, सब तरह के भारी आरोप लगे। प्रिया को अस्पताल ले जाया गया। शरीर में इतना नशा था कि कई दिन लगे होश में आने में। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरी, पर हमारे रिश्ते पर जो गहरा घाव लगा था वो कभी पूरी तरह नहीं भरा। माँ अब जेल में थी। मैं अंदर से खोखला हो चुका था। अपनों की साजिश, प्यार का घुट टूटना, विश्वास का मर जाना, सब कुछ एक साथ। जिंदगी मानो रुक सी गई थी। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था, लेकिन इस बार पूरी तरह अकेले। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास और लालच में किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना एक दिन ज़रूर सामने आता है। सच्चाई कितनी भी देर से क्यों ना आए, लेकिन आती ज़रूर है। किसी के सपनों, रिश्तों और भावनाओं के साथ धोखा सबसे बड़ा पाप है, और इसका दंड न सिर्फ कानून देता है, बल्कि समय और भाग्य भी बहुत भयानक सज़ा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।